डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ टाइम से कई लेक्चर से हम रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी कुछ पढ़ा है हमने डिटेल में। एक बुक से नहीं बल्कि दो बुक्स और कुछ मुख्तलिफ ज़राए से मटेरियल कलेक्ट करके हमने उसके बारे में डिटेल में बात की है। जिस तरह रॉबर्ट का बुक्स है या जेरे मार्च, इस तरह के बुक्स और कुछ दूसरे जहाँ पे मुझे अच्छा लगा है रिएक्शन, उधर से हमने अब तक लेक्चर में उसका काफ़ी जिक्र किया है। आज मैं मज़ीद कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसमें ख़ास किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट्स पर्पसली यूज़ किए गए हैं। तो वो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स है और किन किन रिएक्शंस में वो उनको यूज़ किया जाता है, उनका स्पेसिफिक रोल क्या होता है। क्योंकि रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट एक से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, सो हर एक की एक अलग स्पेशलिटी होती है। सो उस पर हम आज बात करेंगे और कुछ ऐसे रिएक्शंस का भी मैं आपको बताऊंगा जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो एक लिहाज से आपकी जो चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में आपको ब्रीफली मैं जस्ट मेंशन कर दूंगा कि हम पढ़ चुके हैं। आगे जो नई चीज़ है उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया था कि मैंने आपको जेरे मार्च के बारे में कहा था कि जेरे मार्च बुक जो है वो आप लोग पढ़ें, और आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने उसके प्रिंट भी लिए हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम उधर से, आप उधर से भी डिटेल में हर एक रिएक्शन के बारे में पढ़े, ज़रूर पढ़े, और इसी वजह से मैंने आपको दिया था कि आप लोग उसको पढ़े और उसको प्रिंट करें। दूसरा आप लोगों का ये है कि दूसरा बुक जो मैंने, उसका चैप्टर नंबर 17 है रॉबर्ट का, बाय रॉबर्ट सी न्यूमैन। ये एक बुक था, उसका भी, उससे भी मैं पढ़ाता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने सारे बुक्स में से हमें क्या रटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। आपके सामने एक, चाहे आप 20 बुक के प्रिंट ले ले या मैं आपको बताऊं कि उनका प्रिंट ले, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि आप अपने आप को कंफ्यूज करें, ये करें। बुक्स बेशक ज्यादा पढ़े, लेकिन आप चीजों अपने टेबल क्या है, कोर्स कंटेंट को सामने रखते हुए अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएं। ठीक है जी। कि कितने कोर्स कंटेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनका हमने जिक्र किया है, उनका आप चाहे कहीं से भी पढ़े, उसका मैकेनिज्म, उसका रिएक्शन, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी आप लिख के, आप सही लिखे, जो मैकेनिज्म आपका हो वो सही हो। चाहे आप जेरे मार्च यूज करें, चाहे आप, मैं तो कहूंगा कि आप 50 बुक का प्रिंट लेके यूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा एक रिएक्शन के बारे में मुख्तलिफ जराए से पढ़ेंगे उतना ही आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो ये है मेरा जो कहने का मकसद ये था कि एक से ज्यादा बुक्स, अगर आप लोगों का वही अप्रोच हो अभी भी कि वो टीचर ने नोट्स पकड़ा दिए और आप बैठ गए, उसको रटना शुरू किया और एक्सपेक्ट करते कि एग्जाम में इस तरह की चीजें आएंगी, उस चीज को थोड़ा सा, उस चीज से हट जाए, आप लोग कंसेप्चुअली चीजों को सीखना शुरू करें। ये है मेरी आपसे गुजारिश। और आज भी मैं, कोशिश है मेरी कि आप लोगों को कुछ टू द पॉइंट रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म, ये भी ये तो अब तक हम डिटेल पढ़ते रहे ना बुक से कि मसलन कोई भी रिएक्शन है वो किस तरीके से हो। इसका अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस तरह की मैंने एक ट्राई की है, वैसे आप लोग इसको देखें और इस तरह से आप बना सकते हैं कि मसलन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और फिर उसका मैकेनिज्म, फिर रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म। कुछ मैंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है, कुछ इम्पोर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन जो हम पढ़ते आए हैं और जो हम आज पढ़ेंगे, आपके लिए नहीं होंगे, पहले नहीं पढ़ाए गए थे। तो उन सब का एक ओवरव्यू देना है आपको, ताकि आपको लगभग पता चल जाए कि आपने किस तरीके से इसको पढ़ना है।
डिटेल मैंने यहाँ पे नहीं दी है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं इन 2 बुक्स में, और नोट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ये 2 बुक्स अवेलेबल है आपके पास, एक चैप्टर, यहाँ से आप आराम से उधर से उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि क्या किस तरीके से हो रहा है और क्या हो रहा है। सो आज मैंने कुछ जो रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट किए हैं जिनका एक स्पेसिफिक रोल है, वो मैंने आपको बताना है, और जो हम पहले डिस्कस करते भी आए कुछ इसमें से। सो जिस तरह बिर्च रिडक्शन है, बिर्च रिडक्शन देखे, अगर हम सिंपल बेंजीन का देखे ये आप देख रहे हैं कि अगर हम सिंपल बेंजीन का केस ले ले, सो बेंजीन की केस में तो ये है कि ये एक खास इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम में आना होता है। जब भी आप देखें किसी भी रिएक्शन में जहां मेटल इन्वॉल्व होता है, आप समझ जाए कि ये रिएक्शन जो होगा वो फ्री रेडिकली प्रोसीड होगा। तो सोडियम आप देखें, क्योंकि मेटल हो गए, परऑक्साइड हो गए, ये सारे के सारे मेटल फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स हैं। सो यहाँ पे अब अगर हमारे पास सिंपल बेंजीन है तो फिर क्या होगा कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो आराम के साथ ये इलेक्ट्रॉन देगा और बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। सो अगर ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है तो देखिए पूरा लोन पेयर इस पे शिफ्ट होता है और ये रेजोनेट कर रहा है, देखिए मुख्तलिफ पोजीशंस पे होता हुआ। और जब ये नेगेटिव देखिए, जब ये देखिए इधर अटैक किया, ये इस पे शिफ्ट हो गया, फिर ये इधर आ गया, तो इधर अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरीके से क्योंकि एक प्रोटॉन तो ऑलरेडी है इसके ऊपर, यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूं यहाँ पे, सो ऑलरेडी प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इसके ऊपर। सो एक और प्रोटॉन, जिस तरह यहाँ पे ये प्रोटॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक और प्रोटॉन इसके ऊपर आ जाता है। सो इससे फिर क्या होता है कि 2 प्रोटॉन यानी एनाइन कार्बेनाइन बन जाता है, और वो कार्बेनाइन फिर क्या करता है ये। सो अटैक कहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे अटैक करके इस पे शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो यहाँ पे आपका ये कार्बेनाइन बन गया ये। और ये कार्बेनाइन लेके इन्होंने क्या किया है कि प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन सोर्स यहाँ पे क्या है, अमोनिया से एक प्रोटॉन यहाँ से आ गया, अमोनिया से एक प्रोटॉन उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब दूसरे स्टेप में फिर वही रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक और जो यहाँ पे इन्होंने अटैक किया है यहाँ पे, सो एक फ्री रेडिकल ऑलरेडी मौजूद था, दूसरा एक जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है तो जाहिर है दोबारा ये कार्बेनाइन बनाएगा। सो ये कार्बेनाइन 2 दफा बन जाता है इस पूरी रिएक्शन में। जब दूसरी दफा बनता है कार्बेनाइन, जाहिर है अब दोबारा यहाँ पे एक और NH3 आएगा, और वो NH3 से आराम से प्रोटॉन पकड़ लेंगे, और एक और ये यहाँ से जब प्रोटॉन पकड़ लेंगे तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। ये तो हो गया सिंपल बेंजीन का केस। क्या ऐसा सिचुएशन होगी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो बेंजीन के ऊपर? सो फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो हम देखना चाहेंगे कि वो क्या सिचुएशन होगी अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप। सो मिथॉक्सी ग्रुप है यहाँ पे, जिस तरह आप देख रहे हैं, इस मिथॉक्सी ग्रुप ने, ये जो ग्रुप है ये वाला, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो इसकी मौजूदगी में जाहिर है, क्योंकि ये वाली पोजीशन पे तो अटैक होने से रही, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं। तो एक जो फ्री रेडिकल यानी सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करता है, तो डेफिनेटली पूरा लोन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर जो है, वो इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर वो इधर शिफ्ट होगा।
सो आपको इस पोजीशन पे एक कार्बेनाइन बनता नजर आएगा। अब ये कार्बेनाइन उसी तरह से अगर आपके पास जो प्रोटॉन सोर्स है यहाँ पे, जिस तरह टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या करेगा, प्रोटॉन सॉल्वेंट यही है, इसी से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एक्सट्रैक्ट करके ये चीज बनेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ने इधर अटैक किया था तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्री रेडिकल था, एक है लेकिन। अब नेक्स्ट क्या होगा कि एक तो ऑलरेडी था यहाँ पे, अब दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे एक और कार्बेनाइन बनेगा। और जब भी कार्बेनाइन बनता है वो मौजूद आसपास जो भी प्रोटॉन होता है वो उधर से प्रोटॉन पकड़ लेता है, जिस तरह यहाँ से पकड़ रहा है, और आपके पास ये चीज बनेगी। तो इस सूरत में आप देखिए कि जब भी, अगर मैं आपको सिंपल कर सकूं तो मैं ये कहूंगा कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो उसके डायरेक्ट जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ नहीं, बल्कि उसके एडजेसेंट के साथ आपने क्या बनाना है, एक बॉन्ड इसके साथ बनाना है, एक जो है वो इसके साथ बनाना है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। सो अगर आप सिंपल, क्योंकि आप तो मैकेनिज्म लिखेंगे ना, लेकिन अगर आप इसको अपने लिए आसान करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन हो तो इसमें आपने डोनेटिंग का मतलब है कि डोनेटिंग के साथ एक बॉन्ड बना देना है, एक इधर बना देना है, ऐसे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो यहाँ पे, सो आपने क्या करना है, इसी के साथ एक बॉन्ड बना दे और एक इसके बिल्कुल पैरेलल बना दो। ठीक है जी, ये आपने करना है क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप में जहां पे भी है आपने उसके साथ एक बॉन्ड बना देना है, चाहे इधर बना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज होगी, उसका दूसरा इसमें ये बनेगा। ठीक है जी, ऐसे भी बना सकते हैं कि ये डोनेटिंग है तो इधर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा इधर बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे पैरेलल हो जाएगा ऐसे। और मैकेनिज्म क्या है, ये मैकेनिज्म होगा क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन अटैक होने करने से रहा तो जाहिर इलेक्ट्रॉन ने इधर ही आना है, फिर लोन पेयर इधर और नेक्स्ट इधर आ जाता है। तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि कार्बेनाइन इधर बन के एक इधर बनेगा एक उधर, तो आपके पास ये चीज बनेगी। दूसरा लेकिन इस सूरत में अगर आपने ये बनाना हुआ तो फिर आपका अटैक कहाँ पे होगा, ये दूसरे साइड से होगा। जिस तरह यहाँ पे जो अटैक हुआ था वो अटैक किस साइड से होता, इस साइड से होता, तभी तो ये इधर बना था ना ऐसे। तो अगर आपने अटैक ही दूसरे साइड से करना है तो फिर जाहिर है बॉन्ड इधर बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ऐसे, क्योंकि अटैक आपने इस साइड से किया है। तो ये चीज आपने सीखनी है कि किस तरीके से इसके साथ खेलना है। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और आराम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चूंकि डोनेटिंग ग्रुप था और डोनेटिंग ग्रुप के अटैच कार्बन के ऊपर अटैक हो नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो या तो ये इधर होगा या फिर ये इधर होगा, दो ही पोजीशन है। इसी वजह से तो ये इधर आ गया और ये चीज बन गई हमारे पास। लेकिन अगर हम विथड्रॉइंग ग्रुप देखें तो उसमें क्या होगा, सो ये है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे देखे इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको जरा अगर हाईलाइट कर सकूँ तो आप देखिए कि इधर जो ग्रुप है ये वाला पूरा ग्रुप, ये COOH ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, यही वजह है ये इलेक्ट्रॉन इधर ही अटैक करता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है, ये सोडियम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सोडियम। सोडियम से क्यों आएगा, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से आराम के साथ वो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। सो उससे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, इधर इस वाले कार्बन पे यानी अटैच हो जाएगा। जो ही अटैच होगा इसका ये जो लोन बॉन्ड पेयर है ये इधर आ जाता है, ठीक है जी, और बॉन्ड पेयर आते ही ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर आ जाएगा।
सो आपके पास यहाँ पे एक कार्बेनाइन बन गया, और आपको पता है जब भी कार्बेनाइन बनता है वो प्रोटॉन सोर्स से जल्दी से प्रोटॉन पकड़ लेता है और डबल एच बन जाता है। फिर इसी तरीके से इसी स्टेप में जब, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अब मौजूद है, सही है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ और लग जाता है और दोबारा एक और कार्बेनाइन बन जाता है यहाँ पे। जब भी कार्बेनाइन बनता है एक और प्रोटॉन ले लेगा ऐसे यहाँ से, तो यही चीज बन जाएगी आपके पास। और जो एट द एंड ऑफ द डे चीज क्या बनी, चीज ये बनी, सॉरी, चीज ये बनी आपके पास कि जो जहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच था उस वहां पे नहीं, बल्कि उसके पैरेलल यहाँ पे दो आमने सामने दो बॉन्ड बन गए, ठीक है। सो ये आपने इसी तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो फिर इधर एक लग जाता है, इधर लग जाता, या इधर लग जाता, इधर लग जाता, लेकिन चूंकि ये विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इस वाले कार्बन से आपने स्टार्ट नहीं करना, बल्कि इसके एडजेसेंट पे जो कार्बन होगा उसी पे एक डबल बॉन्ड और एक बिल्कुल उसके सामने एक आपने बॉन्ड बना देना है। सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ, तो आपके पास बिर्च रिडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। अब मेरे ख्याल में ये आसान होगा आपके लिए कि बेंजीन है, बिर्च रिडक्शन आप कैसे करेंगे, बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो आप कैसे बिर्च रिडक्शन को प्रोसीड करेंगे और प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, या अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ये अब मेरे ख्याल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अच्छा, बिर्च रिडक्शन जो है ये सिर्फ बेंजीन तक महदूद नहीं है, हम अल्काइन को भी बिर्च रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। और उसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट हमें हासिल होंगे अगर हम बिर्च रिडक्शन करेंगे अल्काइन की। सो जरा देखते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि वही रिएजेंट है ऑलमोस्ट के सोडियम है आपके पास, अमोनियम वगैरह आप यूज कर सकते हैं। सो होगा क्या इसमें, सबसे पहली बात यह है कि जो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एक कार्बन के ऊपर सोडियम जो होता है, अब यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है बाहर से, तो कैसे अटैक करेगा। इसका जवाब ये है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो उसका एक कार्बन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो इसको एक साइड पे खींच रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्शियल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे क्रिएट हो जाता है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये फौरन उसको आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश अप करते हैं नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। सो ऐसा ही कुछ हुआ है कि अब देखिए कि यहाँ पे जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन आए हैं इधर से, तो वो इलेक्ट्रॉन और इनका अपना एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये मिलके इन्होंने क्या बनाया, कार्बेनाइन बना दिया इन्होंने। वो कार्बेनाइन कैसे बनाया, देखे, कार्बेनाइन ऐसे बना कि एक इलेक्ट्रॉन इधर इस सोडियम का, एक इसके अपने बॉन्ड का, तो वो इस पे शिफ्ट हो गया ऐसे, देखिए ऐसे शिफ्ट हो गया इसके ऊपर। सो जब शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यानी एक फ्री रेडिकल रह जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो कार्बेनाइन बना है वो क्या करता है कि जो अमोनियम मौजूद है उसमें से एक प्रोटॉन को ले लेता है कार्बेनाइन। सो इसके ऊपर वो फ्री रेडिकल स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक सोडियम एटम और आ जाता है, उसका एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड अप हो जाता है, जिसके नतीजे में हमें एक और कार्बेनाइन देखने को मिलता है। ये कार्बेनाइन दोबारा एक और अमोनिया के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बना देता है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल बन सकता है, वो सवाल ये है कि अगर इन्होंने ऐसे ही जाना है तो फिर तो ये ट्रांस वाला प्रोडक्ट क्यों हम कहते हैं कि ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, क्योंकि चांस तो है कि वो सिस भी बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना है, देखिए ट्रांस बना है। ये स्पेशलिटी है बिर्च रिडक्शन की कि जब भी हमें
अल्काइन की रिडक्शन करनी हो अल्कीन तक, तो हमें सिस की बजाय एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, सिस नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बिर्च रिडक्शन के दौरान अगर इन दो के ऊपर आप गौर करें तो ये भी एक बॉन्ड क्या जाहिर करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसके ऊपर, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनकी आपस की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो जाती है और ये रोटेट कर जाता है। जिस वक्त इसकी रोटेशन होती है तो अब देखिए, ये पहले ये था कि ये इधर से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और इसके साथ साथ ये फ्री रेडिकल के एटम है। सो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, उसका एक ऑर्बिटल फ्रीली ये इस तरह से पाया जाता है, शेप में इस तरह से। सो जब इस तरह से पाया जाता है तो इनके और इसके ऑर्बिटल्स के दरमियान एक ओवरलैप वो हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाती है। और इंटरेक्शन के नतीजे में अपोजिट इंटरेक्शन की वजह से इनकी रोटेशन हो जाती है इस बॉन्ड की, और रोटेशन होने की वजह से क्या है, ये बॉन्ड ऊपर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे आया है। ये मैं अगर आपको थोड़ा सा अच्छी तरह दिखा सकूं साफ साफ, देखिए ये एक ऑर्बिटल है जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरी साइड पे एक और ऑर्बिटल जिसमें के एक फ्री रेडिकल है एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन की वजह से इनकी इंटरेक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकी कोशिश होती है कि इसकी इनके जो ऑर्बिटल्स है वो दूसरे साइड पे जाए, और यही हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के सेम साइड जब एक साइड पे आते हैं तो अपोजिट साइड इसके एक साइड पे आते हैं, तो इन्होंने क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। और जब रोटेट हो जाते हैं तो अब क्या होगा कि अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये फ्री रेडिकल, इनकी जो फेज है वो अलग हो गई है, ये एक दूसरे के ट्रांस बन जाते हैं, और इसी नतीजे में और इसी हालत में अब क्या करेंगे, ये सोडियम से एक और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में एक और कार्बेनाइन बन जाएगा। अब कार्बेनाइन आराम के साथ एक प्रोटॉन ले सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रोडक्ट में भी देखें तो ये जो प्रोडक्ट है कि दो अल्काइल ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के मैक्सिमम अवे हैं। सो ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर है कि इस रिएक्शन में बिर्च रिडक्शन में ऑफ अल्काइन हमारे पास एक ट्रांस अल्कीन बनता है। इसमें अब देखिए कि इन्होंने लिस्ट भी दिया है कि कौन कौन से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो C3H इन्होंने जैसे बताया, C2Na और C2H। C2 ये कार्बन को जाहिर करता है कि कार्बन नंबर 2 और Na के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस तरह अगर मैं नंबर कर सकूं, इसको 1 2, इसको 2 और इसको 3, इसको 4, सो कार्बन 2 और उसके दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये इन्होंने यहाँ पे जो शो किया है कि C2 और Na के बीच में बॉन्ड बन जाना। ठीक है जी। दूसरी साइड पे बॉन्ड क्या बन जाना, फॉर द टाइम बीइंग एक बॉन्ड वो बनता है ना, ये वही ये बता रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग बॉन्ड मिल गया। दूसरा बॉन्ड बना है C3 और H के बीच में बना है, फिर बता रहा है कि C2 और H का बॉन्ड बना है। इसी तरह से C2 टूटा है। तो ये जस्ट इनकी डिटेल बता रहे हैं कि इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या क्या चीज हो गए, नई नई चीजें क्या बनी है। जिस तरह C2 और Na के दरमियान बॉन्ड बनना, ये फिर ये क्या है, C3 और H के दरमियान बॉन्ड बनना, ये वाला जो नया H बना है। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें जो बताने वाला पॉइंट था वो ये था कि अल्काइन को जब भी हम बिर्च रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस करेंगे, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा, और ट्रांस क्यों बनेगा, उसकी वजह यह है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है कार्बेनाइन का और जो फ्री रेडिकल होता है, ये जब आमने सामने आ जाते हैं तो उनकी
इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्बिटल जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं, और इसकी वजह से बॉन्ड रोटेशन हो जाती है और हमारे पास एक ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो एक ट्रांस अल्कीन बनता है ब्रिज रिडक्शन के थ्रू। अच्छा, अगर इसी में मिलता जुलता सवाल है कि अगर मैंने सिस बनाना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, तो ये सवाल है, इसका आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि जिस तरह पैलेडियम कार्बन वगैरह में हम बनाते थे ना, कि जहाँ पे क्या होता था, एक सेलेक्टिव रिडक्शन हो जाती थी और वो एक एब्जॉर्प्शन एक साइड पे, जब आप अल्कीन की रिडक्शन करते थे ना प्लेटिनियम की मौजूदगी में, जिस तरह ये कोई भी अल्कीन है ना, अल्कीन की जब आप रिडक्शन करते थे प्लेटिनियम से अल्काइन की, तो वो पे क्या होता था कि एक सरफेस एब्जॉर्प्शन होती थी हाइड्रोजन की, और ये समझे कि प्लेटिनियम है प्लेटिनियम, और इसमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रैप होता है, वो और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रैप हालत में ये क्या करते हैं, अल्कीन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और ये चेंज हो जाता है। अगर आपके पास अल्काइन है तो अल्कीन में इस तरह से चेंज हो जाता है। तो उस सूरत में आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, अगर अल्काइन आप यूज कर रहे हैं तो फिर अल्कीन बनेगा और वो एक सेम साइड पे ही अटैच होगा। इसी तरीके से अगर इसी तरह से अगर आप ब्यूटाइन यूज करें ना, तो फिर ब्यूटाइन CH, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उस साइड पे, एक ही साइड पे आपका, अगर मैं ब्यूटाइन यूज कर रहा हूँ तो इस तरीके से इसको मिटा दे, तो CH को भी मिटा दे क्योंकि H तो नहीं होगा ना। अगर आप ब्यूटाइन यूज करेंगे तो एक साइड पे इसकी जो अटैचमेंट होगी, तो फिर प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कीन से ही बनेगा उस सूरत। और भी बहुत सारे मेथड है जहाँ पे आप सीस अल्कीन बना सकते हैं। सो एक तो ये है कि कैसे आप सिस और ट्रांस अल्कीन बनाएंगे, और ब्रिज रिडक्शन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ अल्काइन सॉरी। अच्छा, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टिविटी आ जाती है। अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्टेंट हो कि जिसमें रिड्यूस सेलेक्टिविटी हो। रिड्यूस सेलेक्टिव रिएक्शन कौन से होते हैं कि वो वाले रिएजेंट्स के जिसमें मोर देन वन पोजीशन जो है उसके ऊपर रिएक्शन हो सकता हो। When a reaction is possible at more than one site in a particular reagent, we call that as a reduced selective reaction. जिस तरह ये है, अब अगर हम रिडक्शन करना चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं और इसका मैकेनिज्म भी हमने किया है। अगर हम इसकी रिडक्शन करना चाहेंगे तो एट ए टाइम दो काम हम कर सकते हैं। या तो ये होगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस हो, दूसरा काम ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, सही है, या दोनों रिड्यूस हो या कोई भी रिड्यूस ना हो। सो ये कैसे कंडीशंस होंगे कि जिसकी वजह से हम सेलेक्टिवली, अगर हमारा पर्पस ये ना हो कि हम नहीं चाहें कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो और हम ये करना चाहेंगे कि हमारा सिर्फ कार्बोनाइल ही रिड्यूस हो, तो उस सूरत में हमें फैसला ये करना है कि मैंने अब कौन सा रिएजेंट यूज करना है कि जो मुझे डबल बॉन्ड के होते हुए कार्बोनाइल को रिड्यूस करे, डबल बॉन्ड को छोड़ दे। तो मुझे ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो फिर मैं क्या, मेरा चॉइस होगा लूची रिएजेंट्स, लूची रिडक्शन में यूज करूंगा, जिसमें रिएजेंट्स कौन से यूज किए थे उन्होंने, लूची ने सेरियम क्लोराइड को यूज किया था, हेप्टाहाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड को यूज किया था इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया था इन प्रेजेंस ऑफ दिस हेप्टाहाइड्रेटेड सेरियम क्लोराइड। सो अब इस सेरियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये वो करता है। इसका फंक्शन ये होता है कि सबसे पहले तो ये है कि इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, क्योंकि इसके साथ एक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ ही लग जाता है सेरियम, बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फिर क्या होता है कि ये जब इसके साथ लगता है तो हाइड्राइड जो होता है, ये वाला जो साइट है, ये जो
ये जो साइट है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये वाला साइट कार्बन। तो इस वजह से फिर क्या होता है, इसी में मौजूद हाइड्राइड जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड वो अब रिएक्ट करना शुरू कर देता है किसके साथ, कार्बन के साथ। यहाँ पे एक सवाल ये है कि सेरियम क्लोराइड जो है सबसे पहले ये आप पूछ सकते हैं कि ये भी तो इनका जो हाइड्राइड है ना ये इसके साथ भी तो लग सकता है। सो यही होता है कि इसका जो हाइड्राइड है सबसे पहले इसके साथ लग जाता है सेरियम के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जब इसके साथ लग जाता है, अब क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं कि जहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाती है, सो वो फिर क्या करता है, सेलेक्टिवली चीज को साइड को रिड्यूस कर देता है। यही वजह है कि एक हाइड्राइड जो है वो सेलेक्टिवली कार्बोनाइल कार्बन को रिड्यूस कर रहा है और ये सेरियम उधर लग जाता है, ये इसके साथ अटैच होते हुए कार्बन को रिड्यूस कर रहा है, उसको छोड़ रहा है। और नेक्स्ट फिर क्या होता है कि जब आप डिल्यूट एसिड के साथ इसका वर्कअप करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये OH बन जाएगा। सो ये एक, क्योंकि सेरियम क्लोराइड जो है ये इनको ऐसे इनका रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है, ये आपस में रिएक्ट कर जाता है, सो वो अवेलेबल ही नहीं होता कि वो जाके डबल बॉन्ड को अटैक करे। सो वो सेलेक्टिवली पेयर जब इनके साथ लग जाता है, सेलेक्टिवली उनका फिजिबल साइट होता है ऑक्सीजन, क्योंकि सीरियम लग जाता है बीइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वो ऑक्सीजन के साथ जब लग जाता है सो उनका जो लगा हुआ हाइड्राइड है वो फौरन उसको पकड़ लेता है, कार्बन उसको पकड़ लेता है। सो चूंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी है कि एक साइड पे ये इसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो दूसरी साइड पे इसको जो फिजिबल साइड लगेगा वो सिर्फ कार्बन ही होगा, कार्बोनाइल कार्बन होगा, न कि डबल बॉन्ड वाला होगा। सो इस वजह से सेलेक्टिव रिडक्शन करता है ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। दूसरी साइड पे अच्छा, दूसरा इस रिएक्शन के बारे में मैंने कल भी आपको बताया भी था, सो आज मैंने वैसे दोबारा इसको आपकी आदिहानी के लिए दोबारा इसको मेंशन किया है कि जो इसका देखिए कोई भी हाइड्राइड अगर वो छोटे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है और उसके साथ कुछ है नहीं तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाती है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन जितना हम जो हम उसके साथ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगाना शुरू कर देता है, वो बल्कि होता जाता है हाइड्राइड और उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। सो फिर क्या होता है कि वो ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं और रिएक्टिव कम हो जाता है, सेलेक्टिव ज्यादा हो जाता है। सो यही सेलेक्टिविटी हमें चाहिए होते है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास मोर देन वन पोजीशन अवेलेबल होते हैं फॉर रिडक्शन और हम किसी एक पोजीशन पे करना चाहते हैं रिडक्शन, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट को हमें यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखें कि एक जो ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी एल्यूमिनियम होता है, ये जो कि मेरविन पॉन्ड्रफ वेल रिडक्शन में यूज हुआ है और उसको हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी केटोनिक कंपाउंड्स। सो ये स्पेशली केटोनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। किस तरह करता है कि इसको देखिए ये पूरा इन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया है कि एल्यूमिनियम है, ये एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है, ये दूसरा आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है और तीसरी आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप को इन्होंने एक्सपेंड किया है। जिस तरह आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल क्या होता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जस्ट इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। सो देखिए ये वाला है, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इन्होंने इसको जस्ट एक्सपेंड किया आइसोप्रोपॉक्सी, ये आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है, यही आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है, जो ये है। इसका अगर हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यू लिखेंगे ना। सो उसका जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड होगा, वो अगर क्योंकि ये जो कीटोन है, इस कीटोन को अगर मैं इधर से उठाऊं पूरा की पूरा, ये क्या है, ये एक मिनट में दोबारा दिखा सकूं आपको, दोबारा दिखाता हूँ। ये इस वाले
इसका पूरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर क्या है। इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर मैं अगर ये एल्यूमिनियम के साथ 3 ये चीजें लगाऊं तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो बाकी चूंकि उनके साथ मेरा काम नहीं है तो इस वजह से मैंने सिर्फ उसको क्या कहते हैं कि जॉइंट फॉर्म में इस तरह से फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसी का एक पार्टनर जो है आइसोप्रोपोक्सी, एक पार्टनर को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है यूं करके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये पूरा के पूरा केटोनिक मॉलिक्यूल ये अटैच हो गया है इसके साथ। तो ये मैं लेके आ गया हूँ, आते 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 ये इधर आ गया। तो देख रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ लगा हुआ है, यही ग्रुप है ये वाला, ये वो कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला कीटोनिक ग्रुप। सो अब क्या हो रहा है कि इसका जो हाइड्राइड है, क्योंकि ये तो आइसोप्रोपोक्सी है ना, 3 एक आइसोप्रोपोक्सी, दूसरा आइसोप्रोपोक्सी और ये भी आइसोप्रोपोक्सी है ये वाला, तो उसका मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है जस्ट। सो अब क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम और इसका जो बॉन्ड है, क्योंकि ये कीटोन बनने जा सकता है, तो इस वजह से ये क्या करता है, जब ये बॉन्ड इधर आ जाता है ना, तो एन उसी वक्त इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होता है और इस पे मौजूद जो कीटोन होता है उसको रिड्यूस कर जाता है यूं, और आपके पास एक चेयर कन्फर्मेशन बनती है। अगर आप लोग गौर करें तो एक 6 मेंबर चेयर कन्फर्मेशन है, ऐसे नहीं है, नजर आ रहा है ना आपको, ऐसे 6 मेंबर चेयर कन्फर्मेशन, ये ऐसे देखिए एल्यूमिनियम है ये, हाँ इसको एल्यूमिनियम कर दे और इसको आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप एक लगा हुआ है और दूसरा आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप है ये, और तीसरा ये कार्बोनाइल ग्रुप है? ऐसे ही ना, ये है और ये है, एक ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें एक ट्रांजिशन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना देता है। और नेक्स्ट फिर होता क्या है, अल्टीमेटली इन्होंने रिड्यूस ही किया है इसको, इस वाले कीटोन को उन्होंने रिड्यूस किया है, जस्ट इतना हुआ है, बस जस्ट रिड्यूस किया है इसको। और जब भी इस तरह की चीज नजर आए आपको, इससे मुराद ये होती है कि ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में एक जैसे। ठीक है जी, क्या मुश्किल है इसमें, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 3 आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम के साथ लगे हुए हैं, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक इस वाले को उन्होंने जस्ट एक्सपेंड किया है, इस वाले कीटोन को इधर से उठा के एल्यूमिनियम के साथ लगा दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब क्या हो रहा है कि इधर से हाइड्राइड को अटैक करके इस पे लगा दिया और ये इस पे आ गया, और आपके पास एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना है। वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आगे जाके कीटोन एक बना है, एक दूसरा ये वाली चीज बन गई है, जो इधर से ये जो चीज है ना, ये इधर ये पूरी की पूरी वो ये रही ये, और साथ में जब आप इसका वर्कअप करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास ये चीज बनी है। तो क्या चीज मुश्किल है इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज इसमें है जो गैर वाज़ेह। सो ये चीज बनी है आपके पास, वो उधर से जो रिड्यूस किया है इन्होंने, एक ये, सो ये चीज है एक्चुअली, ये चीज है। ठीक है जी। नेक्स्ट है गिबल रिडक्शन ऑफ डायराइल कीटोन एंड जो डायराइल कीटोन होते हैं और मेथनॉल, तो उसमें किस तरीके से ये ग्रेबल रिडक्शन यूज होता है। तो ये आप देख रहे हैं जस्ट सिंपल सा रिएक्शन है और कुछ भी नहीं। मैं इधर से अगर आपको दिखा सकूं, ये 2 एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सो ये जब भी कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इसको बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं इस वाले प्रोटॉन को, यही वजह है कि ये प्रोटॉन इसके साथ लग जाता है। ये पूरा रिएक्शन देखे आप, ये इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया है इन टेट्राफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये टेट्राफ्लोरो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, सही है। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन सोर्स प्रोटॉन सोर्स होता है, एसिडिक प्रोटॉन होता है इसके पास, क्योंकि इसके पास बहुत हाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। तो बस सिंपल यही हुआ है, इसको उन्होंने बहुत ज्यादा कार्बोनेलिक बना दिया है, और उसके बाद आराम के साथ एक हाइड्राइड जो है
वो आ रहा है, हाइड्राइड आता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए हाइड्राइड जब भी आता है और अटैक करता है इसके ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, लेकिन इस पूरी रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड वैसे इतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। इसको सबसे पहले ने ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब ट्रीट किया है तो उससे एक चीज बनी है जिसको कहते हैं कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड बोरोहाइड्राइड, सही है। तो बोरोहाइड्राइड जो कि BH4 था ना, पहले ऐसे था ना, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है वो यू है ना, ऐसे कि B लगा हुआ है, इसके साथ एक H है, ठीक है जी, दूसरा H है और ऐसे तीसरा H है, ठीक है, और एक चौथा H है। तो ये है बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और सोडियम कहाँ पे लगा है, इधर लगा है, और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो आयंस है इसको स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, क्योंकि इसका और इसके दरमियान एक आयोनिक इंटरेक्शन होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है इन दो के दरमियान। एक नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव स्पीशीज, और ये पूरा जो है पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि ये जो BH3 है, अब हमारा ताल्लुक हो गया इस BH3 से, क्योंकि जब मीडियम में अवेलेबल होते हैं तो जाहिर ये तो BH4 और सोडियम की आयन की सूरत में होता है। तो जब BH4 होता है, ये BH4 नेगेटिव, ये क्या करता है, इधर ये रिएक्ट करता है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। सो इस दौरान फिर क्या होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप बना देना, ऐसे ये बना दे, और इसका वो फिर रिएक्शन होगा और आपके पास ये तीनों के तीनों ग्रुप जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो एक H भी रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा भी रिप्लेस हो जाएगा और तीसरा भी रिप्लेस हो जाएगा। किस चीज से रिप्लेस हो गए, सारे के सारे इस वाले ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गए, CF3COO नेगेटिव। तो ये 4 लग गए, हाइड्राइड को छोड़ के 4 ये ग्रुप इसके साथ, 3 ये ग्रुप लग गए और एक इनके पास रह गया हाइड्राइड, ठीक है जी, क्योंकि ये 3 थे ना। सो अब ये तो लग गए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट ये हुआ है कि अब इनके पास एक ही अवेलेबल हाइड्राइड है। सो अब एक अवेलेबल हाइड्राइड क्या कर सकता है कि ये सबसे पहली बात यह है कि ये हाइड्राइड सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हुआ क्या है कि इस फॉर्म में ये जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है, सबसे पहले इसको यूज किया है और इसको यूज करके इसे ये चीज बना दिया गया। अब जब इन दो को मिलाया तो उनसे जो प्रोडक्ट बना था, अब उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो पहले आप समझे कि पहले रिएक्शन को इस डायराइल कीटोन को उन्होंने सिंपल के साथ ट्रीट किया, सिंपल ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, और सिंपल ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद ये प्रोटॉन लग जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये जो चीज बनाई हुई थी, बना के रखी थी, वो बनाई हुई जो ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी थी, उस चीज के साथ उन्होंने इसको रिएक्ट कराया है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, एक सेलेक्टिव रिडक्शन हो गया और रिडक्शन के नतीजे में आपके पास एक अल्कोहल बन गया है। ये पूरा उन्होंने दोबारा ये रिएक्शन किस तरीके से समझाया, ये आप देख रहे पूरा ऐसे। सो ये सिंपल एक रिएक्शन था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो बन गई अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल पे रुकता नहीं है। क्यों अल्कोहल पे इसलिए नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पे ये मजीद ये एक साइट है, बेस है कच्चा सा, ये मीडियम में मौजूद मजीद ये जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है इसको मजीद ले सकता है, और अगर उनको लेता है तो जाहिर है इसके ऊपर ऑक्सोनियम फॉर्मेशन हो जानी है इस तरह से, और जब भी ऑक्सोनियम फॉर्मेशन होगी तो वो तो बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, क्योंकि एक न्यूट्रल लॉस हो रहा है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब भी निकलता है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फीजिबल होता है, बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल
मॉलिक्यूल की लॉस होने की गुंजाइश थी, तो इसी वजह से ये बना और कार्बोकेटायन बना। और जब भी कार्बोकेटायन बना, ये दूसरी चीज दोबारा मीडियम में मौजूद है, इन्होंने फौरन हाइड्राइड को पकड़ लिया। और अब हुआ क्या है कि बजाय सोडियम, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर हम अलग ट्रीट करते तो ये अल्कोहल पे रुक जाना था यहाँ पे, लेकिन इस चीज ने फायदा क्या कराया, इसने फायदा ये कराया कि इसको ले गए हैं डायरेक्ट अल्केन तक, और ये पूरा की पूरा रिड्यूस कर दिया है इन्होंने, ऐसे जिस तरह क्लेमेंसन रिडक्शन में होता था, या जो दूसरा नहीं वोल्केशन रिडक्शन में हाइड्रोजीन के साथ जो करते थे कि एक केटोन को डायरेक्टली उधर तक ले जाते थे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी हम इस काबिल बना सकते हैं अगर हम उसके साथ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड डाल दे, तो उससे एक तो ये होगा कि एक ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड काम करता चला जाएगा, दूसरा इसके साथ एक हमारे पास हाइड्राइड सोर्स बन जाएगा, सिलेक्टिव हाइड्राइड सोर्स, जो कि एक सिलेक्टिवली इस पूरे डायराइल कीटोन को लेके जाएगा टुवर्ड्स अल्केन रादर देन अल्कोहल। ये मेरे ख्याल में बहुत ही इजी चीजें हैं जो समझ में आने वाली चीज है, इसमें कोई इबाम नहीं है मुझे नहीं लगता। सो इस तरह के रिएजेंट्स जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, लिंडलार कैटलिस्ट के हवाले से हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, तो हमें नहीं जरूरत कि अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल भी किया था कि अगर आपके पास अल्काइन है और आप सिस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अल्कीन पर रुकना चाहते हैं, पहली बात ये पहला टारगेट है कि अल्कीन पे रुके, और दूसरी बात प्रोडक्ट भी आपके पास सिस ही होना चाहिए, तो फिर your preferable choice would be Lindlar catalyst. And if you want to stop at alkene, starting from the alkyne, and you want a trans product, then definitely your choice would be Birch reduction. So ये बहुत ज्यादा easy है। Birch reduction हम यूज करते हैं ट्रांस प्रोडक्ट के लिए, और हमें रुकना होता है अल्कीन के ऊपर, और ट्रांस अल्कीन चाहिए बिर्च रिडक्शन, अल्कीन के ऊपर अल्काइन से जाना है, अल्कीन के ऊपर रुकना है, और हमें चाहिए प्रोडक्ट सिस, तो हम लिंडलार कैटलिस्ट की तरफ जाते हैं। और लिंडलार कैटलिस्ट में आप जानते हैं कि इसमें वही सिंपल चीज यूज हुआ है, क्या है, पैलेडियम और कार्बन। पैलेडियम कार्बन का क्या होता है, इसी तरह का एक सरफेस दे देता है, जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि एक सरफेस ऐसे होगा कि पैलेडियम की सरफेस, जिस तरह निकल है पैलेडियम, इसके सरफेस के ऊपर इस तरह से ना हाइड्रोजन ट्रैप होता है, तो नीचे से जब अल्काइन जाता है वो ट्रैप हाइड्रोजन एक ही सेम साइड पे वो उसको ले लेता है, इसी वजह से सिस बनता है। और आगे ये अल्कीन की तरफ क्यों नहीं जाता, व्हाई इट्स नॉट गोइंग टुवर्ड्स अल्केन, वो अल्केन की तरफ इसलिए नहीं जाता कि बीच में इसमें पॉइजनिंग कैटलिस्ट मौजूद है, तो ये अल्केन की तरफ नहीं जाता। सॉरी मेरे पास माउस है नहीं, इस वजह से मैं अच्छी तरह नहीं लिख पा रहा हूँ, हाथ यूज कर रहा हूँ। सो अब देखिए कि यहाँ पे इन्होंने आइसोक्विनोलिन को यूज किया है, पैलेडियम एसिटेट डाई और कैल्शियम कार्बोनेट, ये और क्विनोलिन इम्पोर्टेंटली। सो ये क्या है, एज अ पॉइजनिंग कैटलिस्ट यूज होता है, जो कि पॉइजन करता है पैलेडियम को और मजीद इस कैटलिस्ट को रोक देता है फर्दर हाइड्रोजनेशन से, और हम स्टॉप हो जाते हैं एट दी अल्कीन पोजीशन। ऑन द अदर साइड वाई इट्स गिविंग अ सिस अल्कीन, क्योंकि सेम ही फेज में से जब एक ही पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन ट्रैप होता है, उधर से इन्होंने लेना होता है, जिस तरह अगर इधर ट्रैप है इधर से अल्काइन आ रहा है, तो एक ही पोजीशन पे दोनों ट्रैप हो जाएंगे ना, तो इसी वजह से सिस प्रोडक्ट मिलते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे ने शो किया है, ये बना दिया पैलेडियम और ये अल्काइन बना दिया। सो आपके पास ये हो गया। फर्दर क्यों नहीं गया, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे फिर फर्दर इन्होंने इसको पॉइजन कर दिया और वो फर्दर नहीं जा सका आगे। सो ये लिंडलार कैटलिस्ट। वोल्केशन रिडक्शन के ऊपर मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कल इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो गई थी। सो ये जस्ट आज मैंने शो करने के लिए आपको दिखाया है कि ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो सारे के सारे रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म आप इधर से लिख सकते हैं,
बाकी इसकी जो थ्योरी है और इसमें जो रिएक्शन है वो आप उधर से सीख सकते हैं। सो आप इस चीज से नहीं घबराए कि मुझे 50 तरह के बुक्स पकड़ा दिए गए या नोट्स पकड़ा दिए गए तो फिर हमें कंफ्यूज हो गए हमने कहाँ से सीखना है। भाई आपके पास एक रिएक्शन का टाइप का पता है तो उस रिएक्शन का आपने रिएक्शन लिखना है, उनका मैकेनिज्म लिखना है, और उसकी अगर कोई वजह पूछी गई है तो वो डिटेल वो जब आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम के साथ इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उधर वो आप थ्योरी उसके रीजन लिखे हुए हैं उन थ्योरीज में जो मैंने बुक्स आपको प्रोवाइड की है। सो अब आप ये देखिए वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजीन मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजीन इसमें रिएक्ट करता है, और वो हाइड्रोजीन देखे किस तरीके से ये पहले अटैक होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर बाद में OH लीव कर जाता है और आपके पास एक शिप बेस बनता है इस पूरी रिएक्शन में, ये वाला शिप बेस बनता है। और ये शिप बेस जब भी बनता है, अब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है वो इजाफी इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बेस जो मीडियम में मौजूद है कि OH वो आराम के साथ इस प्रोटॉन को ले लेता है और लेने के बाद वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। और चेंज होके फिर वही वाटर दोबारा इसी रिएक्शन में यूज भी हो रहा है। देखें वाटर मॉलिक्यूल के एक इधर से जब वाटर मॉलिक्यूल लेता है तो आपके पास ये प्रोडक्ट H ले लेता है ना, से H ले लेता है और OH दोबारा ये जनरेट हो जाता है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। और नेक्स्ट मैंने जब भी आपको कहा है कि जब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की लॉस होने की या जनरेशन की चांस हो तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फिजिबल होता है क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल लॉस है N2। तो इसी वजह से ये रिएक्शन की एक स्टेबिलिटी फैक्टर है कि वाई दिस इज रिएक्शन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कार्बेनाइन बन जाता है। और कार्बेनाइन आपको पता है जब मीडियम में प्रोटोनेटेड सोर्स मौजूद है तो प्रोटॉन ले लेगा और आपके पास कोई अल्केन नहीं बनना है इस तरह से। तो ये अल्केन वोल्फ-किश्नर रिडक्शन हो, क्लेमेंसन रिडक्शन या अभी थोड़ी देर पहले गैब्रियल रिएक्शन हमने पढ़ा है, तो इन सारे रिएक्शंस में आपको अगर आप स्टार्ट लेते हैं कीटोन से, यू विल नॉट बी स्टॉप्ड एट द अल्कोहल बट यू विल रीच टू द अल्केन। तो ये स्पेशलिटी एंड रिएक्शन। अब देखिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं हम कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को हमें मिलते हैं। अब इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, इसमें इन्होंने एक चीज यूज किया है जिसको कहते हैं AIBN। ये इसका नाम शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना हो, लेकिन ये AIBN जो है इसको क्या, ये एक अच्छा इनिशिएटर है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं इसको। जब भी आप कहीं AIBN को देखे, इस नाम को सुने, तो आपके जहन में पहली बात यही आनी चाहिए कि द रिएक्शन माइट इन्वॉल्व सम फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्योंकि ये जो AIBN है, ये AIBN ये गुड सोर्स है ऑफ फ्री रेडिकल। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है इसका। और इसमें देखें आप कि इसका पूरा स्ट्रक्चर यही है। इस एरोस को जरा आप भूल जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। अब हम एरो क्यों लगाए, इन्होंने हाफ एरो बना दिए, ये इधर से हाफ एरो आ रहा है इधर और इसका हाफ एरो इधर आ रहा है। किसका मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये दो बॉन्ड इसमें टूट जाते हैं। जब टूट जाएंगे और इनके जो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हर नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ, वो इनको दोबारा मिल जाता है और मिलके इनको नाइट्रोजन ही निकालना है, न्यूट्रल लॉस होगा। और नतीजे के तौर पर इस कार्बन के ऊपर क्या चीज रह जाएगी और इस कार्बन के ऊपर, तो जाहिर है इनके ऊपर फ्री रेडिकल नहीं रह जाना है। तो इस तरीके हमारे पास दो इस तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अब ये जो चीज है टर्शरी जो ब्यूटाइल मॉलिक्यूल है, आइसोब्यूटाइल मॉलिक्यूल है, तो ये आइसोब्यूटाइल का एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। अब ये फ्री रेडिकल में स्पेशलिटी ये है कि ये मॉलिक्यूल चूंकि बहुत जल्दी ये AIBN बहुत जल्दी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सो आसपास मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल इनको नजर आएंगे उन्होंने फौरन ही उसको फ्री रेडिकल में चेंज ही करना है। सो जब भी आपको AIBN देखे आप फौरन समझे कि
ये क्या करने वाला है, ये इन्होंने दूसरी चीज को फ्री रेडिकल देना है, क्योंकि अब ये जो फ्री रेडिकल है जाहिर है, और इसके सामने एक मॉलिक्यूल है जो कि न्यूट्रल है, तो उस न्यूट्रल में से जो भी अच्छा प्रोटॉन, इसको एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा, इन्होंने फौरन ही उसको पकड़ लेना है। तो यहाँ पे भी हमने ये देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा जिसको ये आराम से पकड़ ले, या फिर यूं कहें कि कौन सा ऐसा पोजीशन होगा जिससे स्टेबल प्रोडक्ट हमें बनता हुआ नजर आए। सो इसमें आप यही देख रहे हैं कि अगर इस तरह के रिएक्शन होते हैं जिसमें एन ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ये इन्वॉल्व हो, ये देखें क्या चीज है, ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है। एक कर क्या रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई अल्काइल यानी CX बॉन्ड होगा, तो इन्होंने CX बॉन्ड को चेंज कर देना है, किस चीज में, CH बॉन्ड में चेंज कर देना है। इस पोजीशन में मैं अगर आपसे पूछता हूँ तो CX बॉन्ड कौन सा है, CX बॉन्ड इन्होंने ये है, तो CX बॉन्ड को इन्होंने तोड़ देना है और उसकी जगह पे इन्होंने क्या करना है, ये तोड़ दिया और फ्री रेडिकल जनरेट किया है। क्योंकि ये खुद जब फ्री रेडिकल बन जाता है ये वाली चीज, तो जाहिर है इनको एक स्टेबल कंपाउंड बनना होता है। सो इसके साथ फौरन के फौरन जहां कहीं इनको आई मिलता है तो ये आई या हेलाइड मिलता है, इसके हेलाइड के साथ ये बॉन्ड बना देगा और एक स्टेबल उसको बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह पे आई को ले लेगा। जब आई को ये ले लेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल रह जाना है, जाहिर है ऐसा ही हुआ है। देखिए क्योंकि ये CI बॉन्ड था, आई को इन्होंने पकड़ लिया और फ्री रेडिकल यहाँ पे रह गया। अब इस रेडिकल ने तो ऐसे नहीं रहना, इन्होंने किसी और के ऊपर अटैक कर देना है, उसका फ्री रेडिकल जनरेट करना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या चीज है, ये C है और ये इसके साथ H है, तो ये C और H के बीच में घुस जाएगा और इस तरह का बॉन्ड बना देगा जिस तरह इन्होंने बना दिया है यहाँ। तो ऐसा ही होता है कि दो मेटल है और इसके यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, एक H था ऑलरेडी और दूसरा H भी बना दिया, और H बना के यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, क्योंकि जब ये एक और उधर वो आ जाता है, इसके ऊपर अटैक हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस सूरत में इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ लग जाके एक और प्रोडक्ट बना रहा है। देखिए सो ट्रिपल बॉन्ड इधर बन गया, ये बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट हो गया और ये आपको पास एक ऐसे मॉलिक्यूल नजर आ गया। सो ये है एक कि किस तरीके से इन्होंने ये प्रोडक्ट बना देना है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज मुश्किल है, आराम के साथ इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आई जो है वो लग गया है, इधर CH इंजर्शन हो गई। सो फ्री रेडिकल की एक स्पेशलिटी वो होती है कि हमेशा के लिए CH बॉन्ड के दरमियान इंसर्ट हो जाता है, या आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि CH इंजर्शन करता है फ्री रेडिकल, और यही हुआ है यहाँ पे, CH इंजर्शन हो गई, C और H के बीच में आ गए। सो ये था कौन सा, ये है एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड कि किस तरीके से CH इंजर्शन करता है कुछ रिएक्शंस में और रिड्यूस कर देता है। सो ये चेंज करता है CX बॉन्ड को इनटू CH बॉन्ड। डिबाल के बारे में मुझे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डिबाल क्या चीज है, कि जिस तरह एल्यूमिनियम हाइड्राइड था ना, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इन्होंने बस रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पे दो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। यहाँ पे देखिए ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्राइड है बाकी। फायदा ये हुआ है इसका कि एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है, बल्कि इस और सेलेक्टिविटी और बढ़ जाती है जब कोई भी हम बल्कि सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं, और इसमें अवेलेबल हाइड्राइड एक ही रह गया देखे। सो इस वजह से डीबाल में आप देखें कि ये सेलेक्टिव लेक्टोन को, ये लेक्टोन कहलाते हैं ना, साइक्लिक एस्टर जो होते हैं वो लेक्टोन कहलाते हैं, तो लेक्टोन को ये रिड्यूस करते बजाय इसकी कि वो फुल लेके जाए उधर तक, इसको इधर तक रहने देते।
ये क्या चीज है, इसको फर्दर भी तो रिड्यूस किया जा सकता था, इसको अल्कोहल तक लेके जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल अल्डिहाइड पे रुके। ये क्या है, इधर एच है कि नहीं है ना। सो इन्होंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन से और रुक गए कहाँ पे, अल्डिहाइड पे। हालांकि ये जा सकता था आगे अल्कोहल तक, इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अल्कोहल तक जा सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि डी बॉल है और इनके पास हाइड्रोजन जो है, एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो वो सेलेक्टिवली हम इस तरह की रिड्यूसिंग एजेंट बना सकते हैं कि जहाँ पे हम हाइड्राइड को रिप्लेस कर सकते हैं मजीद। क्योंकि अगर इसके पास 4 हाइड्राइड होते एल्यूमिनियम के पास, तो इनके पास काफी ज्यादा हाइड्राइड होती, ये फर्दर भी इसको लेके जा सकता था आगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाइड्राइड को रिप्लेस किया गया है दूसरे ग्रुप से, नॉन रिएक्टिव ग्रुप के साथ। सो जिसकी वजह से इस पूरे ग्रुप की सिलेक्टिविटी बढ़ गई है और रिएक्टिविटी कम हो गई और ये स्टॉप कर जाता है अल्डिहाइड स्टेज पे। सो ये इस तरह की जो रिएक्शन हमें चाहिए होते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करना चाहूँ और उसको सिर्फ अल्डिहाइड स्टेज तक मैं लेके जाना चाहूँ और you have to convert the lactones into the aldehydes, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करेंगे, आपका चॉइस क्या होगा। सो योर आंसर वुड बी डी बॉल, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि डी बॉल जो है एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें अवेलेबल हाइड्राइड जो है एक ही है। सो इस तरह से आप इसको जवाब दे सकते हैं। जिस तरह से सिलेक्टिविटी की बात चल रही है, तो इसी को उन्होंने बरकरार रखा है। एक और एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एक और बल्कि सब्स्टिट्यूएंट के साथ इन्होंने नियोरी की केस में इनको रिप्लेस किया गया है। ये रिएजेंट था पूरा, उसको रिप्लेस एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, उसको जब रिएक्ट कराया गया तो इनसे ये चीज बना दी गई। सो अब ये जो चीज है, ये इसमें अवेलेबल हाइड्राइड एक ही है जिस तरह पहले मैंने बताया, तो जिसके नतीजे में अब क्या एक बल्कि सब्स्टिट्यूएंट भी है। और अगर मैं इसके इस पूरी देखिए, अगर मैं इस पूरे पार्ट को ना, इस वाले पूरे पार्ट को, ये वाला पूरा पार्ट जो है, इसको मैं अगर ऐसे जाहिर करूं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये पूरा की पूरा वही ग्रुप है, ये पूरा ऐसे यही, और इसके साथ क्या क्या चीज लगी है, ओ ये ओ और ये पूरा साइड ग्रुप, और ये ओ और ये पूरा साइड ग्रुप। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो ये एल्यूमिनियम है, ये वाला एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, ये 2 ओ लगे हुए हैं, ये ओ है और ये ओ है। अब क्या है कि लिथियम ने आके इसको स्टेबलाइज किया है यहाँ से ऐसे। बाकी तो ये क्या चीज है, अब मुझे जरा बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। ये असल रिएजेंट है, देखिए ये असल रिएजेंट ये, और ये है क्या, अल्डिहाइड है, सिंपल कंजुगेटेड अल्डिहाइड है। क्या है ये, कंजुगेटेड अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड था और ये इसकी कंजुगेशन है। सो इस तरह की जो कंजुगेटेड अल्डिहाइड होते हैं, अगर हमने उसको हमारे पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है, कीटोन भी मौजूद है, और हमने सिर्फ और सिर्फ कीटोन को ही रिड्यूस कर देना है, डबल बॉन्ड को रहने देना है, तो कौन सी हमारे पास ऐसी चॉइस होगी रिड्यूसिंग एजेंट की कि जहाँ पे हम सेलेक्टिवली रिड्यूस करना चाहें करें उसको कीटोन्स को, तो हमारा चॉइस होगा ये न्यूरी रिएजेंट, क्योंकि ये न्यूरी रिएजेंट है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देता है 6 मेंबर, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है जिसमें वो इसमें मौजूद हाइड्राइड इस वाले ग्रुप का, जो यहाँ पे ये वाला हाइड्राइड नहीं, ये वाला हाइड्राइड, ये आराम के साथ ये इन्होंने क्या कर देना है, इसके साथ लग जाना है, हाइड्राइड के साथ ये कीटोनिक कार्बन के साथ लग जाना है, और ये इन्होंने देखे रिड्यूस कर देना है। और जहाँ पे ये O नेगेटिव आ जाता है, उधर से कोर और मीडियम से एक प्रोटॉन पकड़ लेके ये अल्कोहल बना देगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को नहीं कर सकता, उसकी वजह क्या है कि ये बहुत बल्कि सब्स्टिट्यूएंट भी है, और दूसरी बात ये कि इन्होंने एक किलेशन बना दी है, ऑक्सीजन ने बना दिया है, लिथियम ने बना दिया एल्यूमिनियम के साथ। सो इस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की वजह से कोई वजह ही नहीं बनती कि ये जाके उधर डबल बॉन्ड तक पहुंच जाए। इन्होंने इसको जोड़े रखना है इधर, तो जब जोड़े रखना है, एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ही बननी है,
सो ट्रांजिशन स्टेट के बनते बनते ही इन्होंने जाके कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देना है खुद, और उनको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो डबल बॉन्ड तक चला जाए। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये है इसका, अगर सिंपल स्ट्रक्चर मैं इस पूरे का बना सकूं इस वाले का, तो वो ये यूं बनेगा ना ऐसे। सो ये सवाल है कि अगर आपके पास कोई इस तरह के कॉन्जुगेटेड अल्डिहाइड हो और आप चाहेंगे कि उसको सेलेक्टिवली कीटोन को रिड्यूस किया जाए और उनको कुछ ना कहा जाए, तो ऐसे आपके पास क्या चॉइस होगा। तो ये देखिए ऐसे ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है और आपके पास, तो ये आप नियोरी कैटलिस्ट को यूज करें, रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करेंगे, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड किलेशन बना देता है और किलेशन के नतीजे में ये इसके साथ लग जाता है, इसके साथ लग जाता है नियोरी रिएजेंट यहाँ पे, और उनको टाइम ही नहीं होगा कि वो जाके हाइड्राइड, उसका जो हाइड्राइड है वो इधर पहुंच सके। वो इधर ही इधर अपना काम कर दिखा देता है और इधर तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो इसी वजह से हमारे पास डबल बॉन्ड अनरिएक्टेड रह जाता है और ये पूरा कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। अब मैं आपको बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स बताने लगा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं सुपर हाइड्राइड। और सुपर हाइड्राइड में स्पेशलिटी ये है इसकी कि इधर अगर आप गौर करें कि ये सुपर सैचुरेटेड हाइड्राइड जो है, ये देखिए जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो सोडियम, इधर देखिए सोडियम, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो सोडियम बोरोहाइड्राइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 250 टाइम्स मोर रिएक्टिव है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कितना? 250 टाइम्स सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव है। और फिर अंदाजा लगाए कि लिथियम बोरोहाइड्राइड तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना। सो इस लिथियम बोरोहाइड्राइड से भी अगर कोई चीज 10,000 टाइम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज दिस सुपर हाइड्राइड। तो ये इंटरेस्टिंग हुआ ना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 250 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन कोई चीज ऐसी भी है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी काफी पीछे छोड़ चुके हैं, और वो है सुपर हाइड्राइड। ये 10,000 टाइम मोर रिएक्टिव है देन दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो इसमें क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है बहुत सारे चीजों को। जिस तरह आप देखेंगे, सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? मैकेनिज्म यही होगा कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब रिड्यूस करता है तो जाहिर अल्कोहल में लेके जाएंगे, और वो जो टर्मिनल OH ग्रुप होगा वो जाके इधर इन्होंने इधर लग जाना है, और इधर लग के इन्होंने साइक्लाइजेशन कर देनी है। ये तो बहुत ऐसी बच्चों वाली चीज है जो हमें ऑलरेडी पता है। जो इम्पोर्टेंट चीज हमने सीखनी थी वो ये कि बहुत ज्यादा सुपर रिएक्टिव है। अच्छा, ये किन मकासद, किन जगहों पे यूज होता है? अब देखिए कि जब भी उन रिएक्शंस के लिए यूजफुल होता है कि जहाँ पे हमने CX बॉन्ड को, जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि CX बॉन्ड को AIBN ने क्या किया था कि उसको चेंज किया था उन्होंने। AIBN की मौजूदगी में वो ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड की उन्होंने चेंज किया था ना, किस चीज से? CH में चेंज किया था। तो इस तरह का ये भी वही काम कर सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शंस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इसके अलावा दूसरे रिएक्शंस में भी जिस तरह इस तरह का रिएक्शंस होते हैं, इसमें भी इफेक्टिव हो सकता है। और ये इसकी जो यील्ड होती है डिबाल की निस्बत और सुपर हाइड्राइड की जो यील्ड है, देखिए ये बहुत ज्यादा है। एल्सिलेट्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अब हम उसकी नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सबसे अच्छा जो है यील्ड वो सुपर हाइड्राइड का है। सुपर हाइड्राइड से यील्ड बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये एक सुपर हाइड्राइड की बात हो गई। जैसे जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन पे हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से क्लेमेंसन रिडक्शन में भी अल्कोहल तक ही नहीं पहुंच पाता ये, बल्कि इसको लेके जाता है अल्केन तक। सो क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हो गया, और ये जो इन सारों में ना ये अल्केन तक लेके जाता है।
कीटोन को। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ये बना के दिया है, ये एक मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन जाहिर है कल भी मैंने बताया था कि कोई भी मैकेनिज्म 100% एक्सक्लूसिव नहीं वो नहीं होता कि हम कहीं फुल श्योरिटी के साथ कि ये मुकम्मल एब्सोल्यूट मैकेनिज्म हमेशा के लिए प्लॉसिबल होते हैं, और प्लॉसिबल का मतलब ये होता है कि एक पॉसिबल मैकेनिज्म है, माइट बी मे बी और मे बी नॉट, बट लॉजिकली हमें एक चीज को देखना होता है, और बेसिक केमिस्ट्री की बेसिक को सामने रखते हुए हम एक लॉजिकल जजमेंट करते हैं, और वो जजमेंट यही होती है कि किस तरीके से हमें तो एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नजर आ रहे होते हैं, एक रिएक्टेंट है, रिएजेंट हो गए, मिल गए, प्रोडक्ट बना दिया, हमें ये नहीं पता होता कि किस रूट से गए। तो जो रूट्स हम सजेस्ट करते हैं वो हम अपने बेसिक्स को यूज करते हुए हम साइंटिफिक तरीके से उसका एक लॉजिकल रूट तलाश करते हैं, और वो लॉजिकल रूट यही हो सकता है। दूसरा इसके साथ ये भी हो सकता है कि ये एक प्रपोज मैकेनिज्म ये हो सकता है, दूसरा इसका ये हो सकता है। तो ये भी बुक्स में अक्सर दिया गया है कि जिंक जो है इधर से उन्होंने लगा दिया, हाइड्राइड इस साइड से आ रहा है। सो जो भी आप लिखना चाहे इसका दोनों जो है वो सही है, एक्यूरेट। ये लास्ट ये भी हमने रोजनमंड रिडक्शन ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें ये ऑक्सीडेटिव कपलिंग और रिडक्टिव एलिमिनेशन इसमें दो होती है। इसमें जो पैलेडियम का काम होता है ये कपलिंग एजेंट्स है। कपलिंग का काम ये होता है कि वो लोगों को जोड़ते हैं और खुद उसमें समझे कि ये जो रिश्ते वाले आंटी होती है ना, वो दूसरों के रिश्ते करते हैं और खुद बीच में से निकल जाते हैं पैसे लेके। सो समझे कि ये वो वाला काम करता है पैलेडियम, और ये पैलेडियम बीच में से घुस जाता है और दो लेगेंड इसके साथ लग जाते हैं और फिर लेगेंड को अटैच करते हैं, खुद निकल जाता है। सो यहाँ पे यही हुआ है कि हाइड्रोजन पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गई, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। सो ये दो स्टेप्स होते हैं जिसमें कपलिंग होती है। इसके लिए पैलेडियम बहुत बेस्ट कपलिंग एजेंट्स के तौर पर। इस तरह की रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन द टोटल सिंथेसिस। ये भी एक रिएक्शन, अगर आप इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है कि अल्डिहाइड को ये सेलेक्टिवली आप इसको वो कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, और इसमें स्पेशली चेंज हो जाते हैं। इसमें हिलाइड्स ग्रुप को देखे चेंज किया है उन्होंने, रिड्यूस किया इसमें, यानी अल्काइल इसाइल हिलाइड को चेंज किया उन्होंने किसमें, अल्डिहाइड ने, और इस पे ही रोका आगे नहीं गया। तो ये थे कुछ रिएक्शन। से पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड और कुछ बहुत सारे दूसरे रिएजेंट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। आप लोग उनको भी देखे, इनको भी देखे, और जितने भी चीज, जितने भी टाइप ऑफ द नेम रिएक्शंस आप चाहे कहीं से भी आप पढ़ ले, ये चीजें शामिल होनी चाहिए आपके स्टडी में कि आप लोग अच्छी तरह से इसको इसकी थ्योरी देख ले बुक्स में, किसी भी बुक्स में देखे। सो आप लोग किताबी कीड़े बनने के बजाय आप लोग मुख्तलिफ सोर्सेस को यूज करते हुए इसको कहीं से भी आपको अच्छा पढ़ने को मिले, आप लोग पढ़े उधर से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से ज्यादा अगर आपने फोटोकॉपीज किया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पढ़े, ज्यादा पढ़े। और मैकेनिज्म मेरे ख्याल में इससे बेहतर मजीद मैं क्या बताऊं आपको। सो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल बी एट योर सर्विस। At this stage, we have come to an end of this part as well. Reduction, reducing reagents and various reduction reactions. We have also studied about the oxidative reactions. तो अगर आप लोग next time हम फिर इस पे oxidative के अगर आप दोबारा मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ, या फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और इस दौरान इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ओपनली डिस्कस करें। दिस फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन। जहाँ कहीं आप मेरी सर्विसेज आपको चाहिए होते हैं, आई विल बी एट योर सर्विस। और जहाँ कहीं आप अच्छा समझना चाहते हैं और मुझे से सवाल है या कोई, मैं आप हर टाइम हर वक्त आप यू आर मोस्ट वेलकम। और चीज़ों से नहीं घबराना कि बहुत ज़्यादा मटेरियल पकड़ा दिया गया, पता नहीं क्या होगा। आप
जो लास्ट में दिया गया इसी को अगर आप सही से पढ़ ले, साथ मेरे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन पढ़े मैकेनिज्म देके, दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन ये है कि इसकी लॉजिक जरूर उधर से पढ़े, जो थ्योरी दी गई है, जो चैप्टर दिए गए उधर से। So I think with this we come to an end of this lecture. I will be leaving you. Thank you very much and have a great day.